हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको ITR 4 की लाइव फाइलिंग करके दिखाने वाली हूँ। मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और उसके साथ आप कोई प्रोफेशन या बिजनेस भी करते हैं, तो उस केस में आपको ITR 4 फाइल करनी होगी। तो SSSCs जो अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे शो करते हैं, तो इससे उनको ये बेनिफिट होता है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड नहीं होती है। तो उस केस में ITR 4 फाइल कर सकते हैं आप। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लाइव फाइलिंग की वीडियोस और रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो मैं हर स्टेप को आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है रिटर्न को फाइल करने में, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है आपका अपना CA.in। आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे हम वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं। आप इन व्हाट्सअप नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, किसी भी रिटर्न के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 4 फाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं incometax.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे आना है। फिर आपको राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इस पे लॉगिन नहीं किया है, तो मतलब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ रजिस्टर की टैब पे जाके आपको यहाँ से रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे कई बेसिक डिटेल्स आपको देनी होगी। फिर आपका लॉगिन पासवर्ड बनेगा, फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपको ऑलरेडी आप लॉगिन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डालती हूँ। यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब आप यहाँ पे जो ये ब्लू टैब आपको शो हो रहा है, इसमें आप सेकंड टैब पे देखिए ई फाइल में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमें यहाँ से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। यदि आप ऑलरेडी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर चुके हैं, तो आप यहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना होता है। तो इस ऑप्शन पे आके आपको उस रिटर्न को वेरीफाई करना है। आपको यहाँ से अपना 26AS डाउनलोड करना है। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न स्टार्ट करने से पहले आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक 26AS हो गया, फॉर्म 16 हो गया, आपके जो बिज़नेस प्रोफेशन की जो इनकम है उसकी डिटेल हो गई, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका AIS हो गया, सभी डिटेल आपके पास इनकम रिटर्न फाइल करने से पहले होनी चाहिए, जिससे आप अपनी रिटर्न को इजीली फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अपना 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि 26AS को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो 2022-23 असेसमेंट ईयर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं रिटर्न फाइल करने के, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड जो होता है वो थोड़ा इजी भी होता है और रिकमेंडेड भी है। तो मैं ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना दिखा रही हूँ। तो मैं ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ, देन कंटिन्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिज्यूम फाइलिंग और स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो यहाँ पे यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा और आपको इसी पे क्लिक करना है। लेकिन आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का ट्राई कर चुके हैं, और तो फिर यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग मिलेगा आपको। तो जैसे कि मैंने इस जो ITR 4 है उसकी रिटर्न को पहले ओपन कर लिया था, तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग आ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में लाइव करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल, HF और अदर्स तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो ITR 4 होती है वो इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, HF फाइल कर सकते हैं, और अदर्स में पार्टनरशिप फर्म के केसेस में भी ITR 4 फाइल की जा सकती है। लेकिन हम LLP का देखें तो LLP के केस में ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल की ITR 4 फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो रखा है। देन मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन सा ITR फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जैसे कि हम ITR 4 फिल कर रहे हैं, क्योंकि यदि केवल सैलरीड एम्प्लॉय होता तो हम ITR 1 सेलेक्ट करते। लेकिन यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय के अलावा बिजनेस या प्रोफेशन की भी इनकम है, तो हम ITR 4 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे।
सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP बीइंग रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है अंडर सेक्शन 44 AD, ADA और AE, तो वो असेसीज ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो मैं प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती है। पहले वैलिडेट योर रिटर्न, फिर आप कंफर्म करते हैं अपनी रिटर्न समरी को, देन आप वेरीफाई और सबमिट कर देते हैं। तो मैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको अपने आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। थर्ड ऑप्शन है अदर्स, और सेकंड ऑप्शन में यहाँ बता रखा है कि फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन। तो यहाँ पे 4 कंडीशन दे रखी है, इनमें से एक या उससे ज़्यादा कंडीशन में आप फॉल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। फर्स्ट कंडीशन है कि यदि आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, या 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल में आपने इंकर किया, या 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस इंकर किया है। और जो फोर्थ कंडीशन है, आर यू रिक्वायर्ड टू बी फाइल अ रिटर्न एज पर अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब अंडर क्लोज 4 ऑफ 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो इसके लिए रूल 12AB जो है वो एक नया इंसर्ट किया गया था। तो इसमें कुछ 4 कंडीशन है कि यदि आपकी सेल्स या आपका जो टर्नओवर है वो यदि आपका 60 लाख से एक्सीड करता है, या आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख से एक्सीड करती है, या आपका TDS और TCS जो है वो 25,000 से एक्सीड करता है, या आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो फिर आपको यहाँ पे अपनी जो ITR है वो मैंडेटरी फाइल करनी होगी। तो यदि आप इन कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करती हूँ, देन मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करती हूँ। या तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न, तो जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आएगी। तो मैं ओके के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 स्टेप में आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, देन आपको जो भी हमारी 5 हेड है उसमें आपकी जो इनकम है वो सब डालनी है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो बन के आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे जो भी आपकी एग्जम्प्ट इनकम है या जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो आपको यहाँ पे देने होंगे। देन आपको यहाँ पे अपने जो भी इन्वेस्टमेंट या अपने डिडक्शंस हैं वो आपको डिटेल देनी होगी। देन टैक्स पेड एंड देन टोटल टैक्स लायबिलिटी, और फिर आपको कंफर्म करके इस रिटर्न को सबमिट कर देना है। देन आपको वेरीफाई कर देना है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल यहाँ पे डालते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि स्टेटस हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था तो यहाँ इंडिविजुअल शो हो रहा है। देन आपको यहाँ पे प्रोफाइल दे रखी है। सबसे पहले जो आप कॉन्टैक्ट प्रोफाइल जो है वो जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट करते हैं तो वो डिटेल यहाँ पे शो होती है। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल है, जैसे एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है। यदि आपको इसमें अपडेट करना है या आपने ये डिटेल नहीं डाली है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। यदि इनमें कोई डिटेल मिस रही तो आप जब अपनी रिटर्न को कंफर्म करेंगे, सबमिट करेंगे, तब फिर वहाँ पे एरर शो होने लग जाएगी। तो आप पहले ही यहाँ पे एडिट पे जाके अपनी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यदि मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और उसके साथ साथ आप बिजनेस भी करते हैं, अपना प्रोफेशन चलाते हैं, तो फिर आप ITR 4 फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बताना होगा। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं, पेंशनर्स हैं आप, या आप अदर्स हैं। तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करती हूँ। यदि आप केवल बिजनेस ही कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे जैसे कि फाइलिंग सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे अभी हम जैसे कि ड्यू डेट जो है अभी 31 जुलाई है। यदि कोई डेट एक्सटेंड होगी जुलाई मंथ में तो हमारे चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी कि क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। लेकिन अभी तक जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की नॉन ऑडिट असेसीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, वो है 31 जुलाई। तो यहाँ पे रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे ही मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही ड्यू डेट निकल जाएगी या आपको अपनी रिटर्न रिवाइज़ करनी है तब आपको रिवाइज या बिलेटेड पे सेलेक्ट करना होगा।
देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। आपको यहाँ पे जैसे कि 2 रिज्म है, न्यू टैक्स रिज्म और ओल्ड टैक्स रिज्म, तो आपको कौन सा ऑप्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि जो असेसमेंट ईयर 2021-22 था, मतलब जो लास्ट ईयर था, उसमें आपने कौन सा रिज्म ऑप्ट किया है। तो यदि आपने न्यू रिज्म सेलेक्ट किया तो आप यस के ऑप्शन पे टिक कीजिए। यदि आपने ओल्ड रिज्म सेलेक्ट किया है तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने जब इन्होंने जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, उन्होंने लास्ट ईयर ओल्ड रिज्म सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पे नो पे करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्टिंग फॉर, जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 2022-23, उसमें आप कौन सा रिज्म सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉट ऑप्टिंग पे जैसे ऑटो सेलेक्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे यही रहने देती हूँ। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो यहाँ पे आपको नो करना है क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल है, तो ये आपका बैंक अकाउंट यदि अभी ऐड नहीं है तो आप पहले इसे ऐड कीजिए, वैलिडेट कीजिए, और यदि आपका वैलिडेट है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है तो फिर उस अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। तो यहाँ पे नीचे है डू यू वांट टू ऐड, तो यदि आपके एक से ज़्यादा बैंक को आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड अनदर पे करेंगे और वहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल डालेंगे तो आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। देन मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने डिटेल डाल दी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सभी डिटेल डाली तो यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे टिक मार्क हो गया। देन मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगी तो आगे भी ये क्वेश्चंस आपको शो होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको एग्जम्पशंस मिली हुई है, लाइक जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, या आपकी कोई सैलरी इनकम से कोई अदर एग्जम्पशंस आप क्लेम कर रहे हैं, ये जो डिटेल्स हैं वो यदि आपकी कोई है तो यहाँ पे ऑटो प्रीफिल्ड होके आ जाएगी यदि आपके फॉर्म 16 में वो शो हो रही है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए कि मैं जिस असेसी की यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रही हूँ, रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव हुई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में, तो यहाँ पे ये अमाउंट प्रीफिल्ड होके आ रहा है। और अर्न लीव एनकेशमेंट भी उनको रिटायरमेंट पे मिला है तो वो भी अमाउंट प्रीफिल्ड होके आ रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने न्यू टैक्स फाइलिंग करी थी यहाँ पर, फिर भी यहाँ पे जो डेटा है वो प्रीफिल्ड होके आ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप एडिट पे जाके अपनी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ। 26 AS जो है हमारा, उसके साथ साथ एक एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो भी अब आपको देखकर अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो आप यदि AIS के बारे में नहीं जानते हैं अभी, तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है, उसका डिटेल वीडियो है, कैसे आपको देखना है, क्या क्या डिटेल उसमें आती है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और मैं उसका लिंक आई बटन पे भी लगा दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वेर एवर एप्लीकेबल। तो जो AIS है उसमें भी ये डिटेल आती है। तो AIS में आपकी सैलरी की, कैपिटल गेन की या कोई डिविडेंड की, मतलब हर वहाँ पे डिटेल आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी जो है वो अमाउंट आ रहा है 17,86,214। तो अब हम फॉर्म 16 में देखते हैं कि वहाँ से क्या सही फिल्ड हो के आया है ये अमाउंट। ये फॉर्म 16 है, इसमें सेम यही अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। डेट कम जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी थी हमने अमाउंट देखा था, तो वो अमाउंट फॉर्म 16 में शो हो रहा है और यहाँ से वहाँ पे प्रीफिल्ड हुआ है। और इसके साथ साथ जो लीव, सैलरी, एनकेशमेंट है वो अमाउंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे हमने फिल नहीं किया है वो रेड मार्क में शो हो रहा है और यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर अमाउंट ऑफ सेलेक्टेड नेचर ऑफ एग्जेम्पशन अलाउंसेस। तो यहाँ पे जहाँ पे आप अमाउंट नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। यस, पे स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट चेक करते हैं तो यहाँ पे वही आ रहा है 50,400। तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे फॉर्म 16 है वो बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहा है। देन मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। हमने अपनी सैलरी की डिटेल यहाँ पे डाल दी है। सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस ITR। तो यहाँ पे आपके पास केवल आप एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ही यहाँ पे शो करते हैं। यदि आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना होगा। तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स का, तो यहाँ पे यदि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आपको यहाँ पे
एडिट के ऑप्शन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पास यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, मतलब रेंट पे दिया है, या आप अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको आप सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी या लेट आउट होगी। तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि यदि आप ये आपको पता ही होगा कि यदि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो उसमें तो कोई रेंट रिसीव नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल है, मतलब मान लीजिए आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर हाउसिंग लोन ले रखा है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और यहाँ पे है अरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, ऐसा कोई रेंट जो आपको पहले मिलना था, रिसीव होना था, लेकिन वो पहले रिसीव नहीं हुआ, अब रिसीव हो रहा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर डालती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर हाउसिंग लोन लिया और उस पर जो इंटरेस्ट पे करा था वो 20,000 था। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की वो यहाँ पे माइनस शो होने लग गई। तो यहाँ पे आप इस जो 20,000 है इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो जो जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने ये इंटरेस्ट दिखाया है उस फाइनेंशियल ईयर में आप इस 20,000 के अमाउंट को सेट ऑफ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, बिजनेस इनकम से, सैलरी इनकम से, बट आप कैपिटल गेन की इनकम से इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। फिगर है 2 लाख से ऊपर का, तो 2 लाख तक ही आप अपने इस अमाउंट को सेट ऑफ कर सकते हैं अदर हेड की इनकम से। कोई अदर हेड की इनकम नहीं है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद यदि आप नेक्स्ट ईयर इसको सेट ऑफ करना चाहेंगे और आपकी कोई सैलरी इनकम है तब आप फिर सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। फिर आप 8 ईयर्स तक केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। केवल करंट फाइनेंशियल ईयर में ही आप कैपिटल गेन के अलावा और किसी अदर हेड की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, और वो भी केवल 2 लाख तक ही। यदि 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो आप फिर उसे कैरी फॉरवर्ड ही कर पाएंगे। जैसे तो मेरे केस में यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की नहीं है, लेट आउट की है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से मूव कर देती हूँ। यहाँ पे लेट आउट को सेलेक्ट करते हैं। लेट आउट के केस में हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, तो यहाँ पे आपका जितना भी रेंट आपको रिसीव हुआ है वो अमाउंट फिगर आपको यहाँ पे डालना है। पे रेंट रिसीव हुआ है 36,000, मैंने 36,000 यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे जो एनुअल वैल्यू है उसका 30% यहाँ पे डिडक्शन होगा। नेट जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो 25,200 आ जाएगी। और यहाँ पे भी जो बोरोड कैपिटल होती है उस बोरोड कैपिटल पे अपने यदि कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो अमाउंट यहाँ पे आप डालेंगे, उसका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट डाला तो यहाँ पे हमारी जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से वो नेगेटिव आ गई। तो यहाँ पे भी सेम ही रूल है कि यदि अब जैसे कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरा यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस आ रहा है वो 22,863 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मेरी सैलरी इनकम है, बिज़नेस इनकम भी है, तो मैं इस जो लॉस आ रहा है इसको मैं अपनी सैलरी इनकम, बिज़नेस प्रोफेशन की इनकम, इनसे मैं इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, उसे सेट ऑफ हो सकता है, वो भी केवल 2 लाख तक के अमाउंट तक। तो यहाँ पे तो हमारा 22,000 है। यदि आपका 2 लाख तक का अमाउंट है तो भी आप इसे अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन की हेड की इनकम से आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 2,20,000 रुपये का लॉस है, तो ये जो 2 लाख तक का तो आपका अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा यदि आपके अदर हेड की इनकम इतनी है। और जो नेट 20,000 का लॉस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जो 20,000 का लॉस है उसे आप केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और उस 20,000 के अमाउंट को आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। एंड हमारा जो थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसके लिए हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप बिजनेस कर रहे हैं या आप प्रोफेशन है, या तो आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशन चलाते हैं, और या आप गुड कैरेजेस का आप बिज़नेस करते हैं। डिटेल डालने से पहले मैं आपको 44AD, 44ADA और 44AE के जो प्रोविजंस हैं उनको समरी में बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का आप यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं वो कितने अमाउंट तक आप ले सकते हैं। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, और यदि आपका सेल या जो टर्नओवर है वो यदि 2 करोड़ तक का है तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और आप अंडर सेक्शन 44AD में कवर होंगे और अपना जो प्रेजेंट टैक्सेशन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
यदि आप प्रोफेशनल हैं, आप अपना प्रोफेशन चलाते हैं, तो उस केस में यदि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख तक है तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन की कंप्यूटेशन होगी वो अंडर सेक्शन 44 ADA में होगी। तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन से बेनिफिट क्या होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये एक ITR 4 एक ये फॉर्म फिल करना है, केवल अपनी एक एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी है, उस पर ही टैक्स पे करना है। तो आपको कितना बेनिफिट है, जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक ITR 4 जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जो बिज़नेस के केस में यदि आपकी जो सेल्स या टर्नओवर है वो यदि 2 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर आपको सेक्शन 44 AB में आप कवर हो जाएंगे और आपको ऑडिट करवानी होगी, आपको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन करने होंगे। और सेम प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है उसमें भी यदि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से अबव हो जाती है तो फिर आपको ऑडिट करवाने की नीड होगी और बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको मेंटेन करने होंगे। बिजनेस में आपको यहाँ पे अपना बिजनेस का जो नेम है वो यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। तो आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है या आप रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स का बिजनेस कर रहे हैं। और भी यहाँ पे कई कैटेगरी दे रखी है, उनके बिजनेस कोड दे रखे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी, लाइक अदर माइनिंग है तो उस कैटेगरी वाइज अदर ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो यदि आप किसी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन हम जो मेन सेक्शन है बिजनेस का वो हम देखते हैं। तो बिजनेस के केस में जब आप ITR 4 में अपनी डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे 2 रेट होती है, 6% और 8%। तो 6% कब होता है कि जब आपकी जो सेल्स इनकम है वो आपके अकाउंट पे चेक से आ रही है, डिजिटल मोड से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वे से आ रही है, तो फिर आपको जो आपका सेल्स या टर्नओवर है उसका 6% या उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम आपको दिखानी होगी। और यदि आप की जो सेल्स इनकम है वो आपकी कैश से आ रही है, कैश मतलब कैश मोड से आ रही है, ज़्यादा जो अमाउंट है वो कैश से आ रहा है, तो फिर उस केस में आपकी जो सेल्स या टर्नओवर है उसका 8% या उससे ज़्यादा की इनकम आपको एस्टिमेटेड इनकम के रूप में दिखानी होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर है थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो यदि आपको जो ग्रॉस टर्नओवर है या सेल्स है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे या डिजिटल मोड से आ रहा है तो यहाँ पे फिगर डालना है अपनी सेल्स या टर्नओवर का। नीचे है थ्रू एनी अदर मोड, जैसे कि नीचे लिखा कैश रिसिप्ट, तो आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो ज़्यादा कैश रिसिप्ट से आ रहा है, मतलब कैश से ही आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपना सेल्स या टर्नओवर आपको यहाँ पे डालना है। देन हम अपनी प्रेजेंटिव इनकम आपको कैलकुलेट करनी होगी अंडर सेक्शन 44 AD में। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ दे रखा है कि यदि आपका जो सेल्स इनकम है, जो आपकी सेल्स या टर्नओवर है, यदि वो इलेक्ट्रॉनिक वे या डिजिटल मोड से आ रही है तो 6% आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम शो करनी होगी, प्रेजेंटिव इनकम। तो यहाँ पे आपका फिगर आपको डालना है। और यदि आपकी कैश से आपकी सेल्स या टर्नओवर आ रहा है तो 8%, तो आपको यहाँ पे अपना फिगर डालना होगा। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटिव इनकम जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44 AD में। यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 6% और अबव। तो यदि आपकी जो सेल या टर्नओवर है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड से आ रहा है तो आप यहाँ पे जो प्रेजेंटिव इनकम है वो 6% या उससे ज़्यादा का दिखा सकते हैं। यदि आपने प्रेजेंटिव इनकम को 6% से कम दिखाया तो फिर आपको ऑडिट करवाने की नीड होगी। और यहाँ सेम यदि आप जो प्रेजेंटिव इनकम है वो 8% या उससे अबोव यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। यदि आपने अपनी जो प्रेजेंटिव इनकम है वो 8% से कम दिखाई तो फिर आपको ऑडिट करवाने की नीड होगी। हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ है और वो जो है वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वे से वो सेल्स आती है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको यहाँ पे जो आपकी सेल्स है मतलब जो 1 करोड़ है उसका 6%, तो आपको यहाँ पे 6 लाख का अमाउंट दिखाना होगा। और मान लीजिए जो 1 करोड़ की आपकी सेल्स आ रही है, टर्नओवर आ रहा है, उसमें मेजर जो पोर्शन है वो कैश से आ रहा है।
तो कैसे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको जो आपका बी सेक्शन है 8%, तो यहाँ पे 1 करोड़ का 8% मतलब 8 लाख का यहाँ पे प्रेजेंटिंग इनकम आपको यहाँ पे दिखानी होगी। मेरे केस में यहाँ पे बिजनेस इनकम नहीं है, मेरे केस में यहाँ पे प्रोफेशन की इनकम है, तो मैं प्रोफेशन के सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग इनकम है वो हमें अंडर सेक्शन 44 ADA में शो करना होगा। मैंने यहाँ पे बिजनेस नेम डाल दिया है। अब हम यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट करते हैं। तो आपके केस में आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, आप IT इनेबल सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बिजनेस कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लिया है, ऐड के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे डिटेल शो हो गई। यदि आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आपकी एक से ज़्यादा बिजनेस की डिटेल आपको डालनी है, एक से ज़्यादा प्रोफेशंस की आपको डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके और अदर डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे कि बिजनेस के केस में 2 रेट थी, 6%, 8%। वैसे जब प्रोफेशनल यदि है आप तो उस केस में जैसे कि लिखा है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA 50% ऑफ वन ऑफ द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होती है प्रोफेशन से, जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है उसका 50% या उससे ज़्यादा आप यहाँ पे एज अ प्रेजेंटिव इनकम दिखा सकते हैं। 50% से कम दिखाएंगे तो फिर आपको ऑडिट करवानी होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट का फिगर डाला तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया कि यदि आपने जो ये ग्रॉस रिसिप्ट डाला है इसके 50% से कम अमाउंट आपने दिखाया तो आपको सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे, देन आपको ITR 3 फाइल करना होगा। तो इंडिविजुअल या HUF है तो ITR 3 फाइल करना होगा, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो ITR 5 फाइल करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे जैसे कि रूल है कि 50% या उससे ज़्यादा का अमाउंट प्रेजेंटिव इनकम के तौर पे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फिगर डालती हूँ। फिगर डाल दिया है मैंने, मैं ऐड के बटन पे क्लिक करती हूँ। गुड्स कैरेजेस, तो यदि आप प्लेइंग हायरिंग गुड्स कैरेजेस का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको अंडर सेक्शन 44 AE में प्रेजेंटिव इनकम के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप अपना सेम यहाँ पे भी आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है, यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है, हैंडलिंग का काम कर रहे हैं आप, फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेट का काम कर रहे हैं, पैकर स्मूकर है, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड का आप काम कर रहे हैं तो आपको ये कोड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, देन आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। और यदि आप एक से ज़्यादा गुड्स कैरेजेस का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको ऐड अनदर करके आप अपने जो अदर गुड्स कैरेजेस का बिजनेस कर रहे हैं उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेक्शन 44 AE के अकॉर्डिंग आप 10 गुड्स व्हीकल जो है उन्हें ही यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल हायर किए तो फिर आप 44 AE में कवर नहीं होंगे। सेक्शन 44 AE में 2 पार्ट होते हैं कि आप हैवी गुड्स व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आप हैवी गुड्स व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में प्रेजेंटिव इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो उस केस में हर महीने के लिए 1000 पर टन के हिसाब से जो आपका ग्रॉस व्हीकल वेट है उस अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटिव इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी। और यदि आप अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हर महीने के लिए 7500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटिव इनकम कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे ये जो डिटेल है ये ऑटो पॉपुलेट शो होती है, तो मेरे केस में गुड्स कैरेजेस की कोई डिटेल नहीं है, यदि होती तो यहाँ पे ऑटो शो होती। तो मैं यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। आपको सेव के बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोफेशन की डिटेल डाली है। आपके इसमें यदि कोई बिजनेस है तो डिटेल डाली है, तो आप सेव करेंगे तभी आपकी सभी डिटेल सेव होगी। अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल जो है ऑटो शो हो रही है। तो जब आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या 26 ईयर्स देखेंगे तो वहाँ पे यही डिटेल शो होगी। तो आपको जो आपकी एक्चुअल है और जो AIS है 26 ईयर्स में शो हो रही है उसको मैच करना है। यदि कोई मिसमैच आ रहा है तो आप इसमें एडिट करके अपनी डिटेल को करेक्ट कर सकते हैं। पहले इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट पे टिक करती हूँ, जैसे मैंने किया तो एडिट का बटन हाईलाइट हो गया। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से यहाँ पर फिगर आ रहा है। ये फिगर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने इसको AIS और 26 ईयर्स से चेक कर लिया है। देन मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन मैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पे एडिट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फिगर आ रहा है ये थोड़ा मिसमैच है, तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो है उसको यहाँ पे अमाउंट को करेक्ट कर दिया है। देन मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ।
देन इसके अलावा जैसे कि हमने इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी है। यदि आपकी कोई इनकम टैक्स रिफंड से कोई इनकम आई है तो भी आप यहाँ पे टिक करके एडिट करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपकी कोई अनदर इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लाइक यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ये फिगर डाला है तो ये फिगर ऑटो आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड से कोई इनकम आ रही है, या आपका कोई इंटरेस्ट अक्रूड है ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, आपकी कोई फैमिली पेंशन से कोई इनकम है, या कोई आपकी एनी अदर इनकम है जो इंडिविजुअली इनकम शो हो रही है। इसके अलावा यदि आपकी कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। यदि आपकी कोई डिविडेंड की इनकम है तो भी आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो चुकी है। ये जब अपनी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करो तो एक बार आप अपना समरी में अपना कंप्यूटेशन बना ले, जिससे आपको जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आपकी कोई एरर नहीं होगी। पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो हमने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ग्रॉस टोटल इनकम पे भी कंफर्म टिक हो चुका है। अब हमारा डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम का डिटेल है। तो जब आप ITR 4 फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं कि आपका कैश कितना है, जो भी आपकी बैलेंस शीट की डिटेल होती है समरी में, वो आपको डिटेल यहाँ पे देनी होती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स। तो ये डिटेल आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि आप जब अपनी ITR 4 फाइल करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे स्टार मार्क है वो फिगर डालना तो मैंडेटरी है। लाइक यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल डाल लीजिए, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड, यहाँ पे फिगर डालना मैंडेटरी है। और भी आपके पास अदर डिटेल है तो आप अपनी जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। तो मैं अपनी डिटेल यहाँ पे डाल देती हूँ। मैंने फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स की डिटेल यहाँ पे डाल दी है। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है GST। तो मैं ऐड डिटेल पे क्लिक करती हूँ। तो यदि आप पे GST एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे अपना GST नंबर डालना है। और यहाँ पे जो आपका GST रिटर्न जो आप फाइल करते हैं उसमें जो आपके आउटवर्ड सप्लाई की जो वैल्यू आ रही है टोटल, वो आपको यहाँ पे डालनी है। और यदि आपके पास एक से ज़्यादा GST नंबर है, जैसे कि आप एक से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा बिज़नेस की डिटेल आप वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास एक से ज़्यादा GST नंबर है तो आप ऐड और अनदर करके अपनी डिटेल अदर बिजनेसेस की, अदर प्रोफेशंस की डिटेल डाल सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे कोई GST नंबर नहीं लिया गया है तो मैं यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करती हूँ। ये कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे ऐड डिटेल करती हूँ। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं कि यदि आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन इक्वल टू 5000, मतलब 5000 से कम की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो फिर आप यहाँ पे वो इनकम आपकी एग्जाम्प्ट होगी। और उसके अलावा और भी कई अदर इनकम है, लाइक अप्रूव सुपर एन्यूशन फंड रिसीव हुआ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव हुआ है, और भी आप देख सकते हैं कई अदर इनकम है जो कि आपको है कि वो एग्जाम्प्ट है। तो फिर आप यहाँ पे अदर में डाल के उस इनकम को दिखा सकते हैं और यहाँ पे अपना फिगर डाल सकते हैं। ऐसी कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो मैं कैंसिल के बटन पे क्लिक करती हूँ। मैंने सभी डिटेल डाल दी है। अब मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, एग्जाम, हमने 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 3 स्टेप यहाँ पे पेंडिंग है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टोटल डिडक्शंस का। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शंस जो है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इसको स्किप करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इंडिविजुअली आपको सेक्शन शो होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ATC में कोई डिडक्शन है, लगे अपने लाइफ इंश्योरेंस है, कोई कंट्रीब्यूशन किया है प्रोविडेंट फंड में, या कोई आपने शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन किया है, तो आपने यदि ATC में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। तो आपने यदि फॉर्म 16 में आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल शो हो रही है तो वहाँ से आप डिटेल डाल सकते हैं। लाइक जैसे कि एज़ पर फॉर्म 16 यहाँ पे डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 13,340 का। आप ATC में कितने अमाउंट तक अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिमिट लिखी हुई है कि मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो आप 1,50,000 का ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। तो मैं एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये फिगर जो है इसको करेक्ट करती हूँ क्योंकि ये फिगर जो है ये
ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिगर को चेंज कर दिया है। तो मैं जिस एसएससी की रिटर्न फाइल कर रही हूँ उन्होंने 1.5 लाख तक का एटीसी में इन्वेस्टमेंट करा रखा है। तो यहाँ पे 1.5 लाख का अमाउंट मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है, इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट जो है 80D है। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने करा रखा है तो उस केस में आपको 80D में डिडक्शन मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे रखी है कि आपने अपने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या आपने अपनी फैमिली के लिए ले रखा है, उस फैमिली में सीनियर सिटीज़न है या नहीं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ अ सीनियर सिटीज़न एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को एक्सक्लूड करने के अलावा यदि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई सीनियर सिटीज़न है, यदि यहाँ पे अभी ऑटो नो हो रखा है, यदि मैंने इसको यस किया तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ और फैमिली है इसका ऑप्शन जो है डीएक्टिव हो गया और आपको अपनी डिटेल यहाँ पे डालनी है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे नो किया कि हमारी फैमिली मेम्बर में पेरेंट्स के अलावा कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इंक्लूडिंग सीनियर सिटीज़न, ये वाला ऑप्शन डीएक्टिव हो गया और आपको ऊपर अपनी डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे आपको अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका अमाउंट डालना है और यहाँ पे आपको जो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, मतलब चेकअप करते हैं आपके कोई और इंकर हुए हैं एक्सपेंस, तो वो आप अमाउंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये यदि आपके पेरेंट्स में से कोई एक सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में आपको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी होगी। तो इस तरह आप 80D में डिडक्शन ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। मेरे केस में यहाँ पे 80D का कोई डिडक्शन नहीं है। देन इसके अलावा आपके और भी अदर एलिजिबल डिडक्शंस यहाँ दे रखे हैं कि लाइक 80CCD का, 80G का। यदि आपने कोई सर्टेन फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में कोई डोनेशन करवाया है तो आप 80G में डिडक्शन ले सकते हैं, 80GG में डिडक्शन ले सकते हैं। 80E में यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली है, उस पर आपने लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका 80EEE में आप डिडक्शन ले सकते हैं। 80TTB जो है, यदि आपने जो फिक्स डिपॉजिट होती है उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। तो वो जो है सीनियर सिटीज़न के केस में ही इसका डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सीनियर सिटीज़न नहीं है तो उस केस में यहाँ पर ये डीएक्टिव हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पे शो ऑल डिडक्शंस भी दे रखे हैं। तो नीचे हम देख सकते हैं कि सारे डिडक्शंस यहाँ पे दिखेंगे आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे 80TTA का है कि जब आप अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आपका है तो उस केस में आपको 80TTA में 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स की डिटेल डाली है तो यहाँ पे 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। तो मैं ऐड के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ पे 10,000 डालती हूँ। दैन मैं ऐड के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि डिडक्शन की डिटेल है तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्शन की डिटेल डाल देती हूँ। आप भी यहाँ पर जो भी आप जिस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारी 2 स्टेप पेंडिंग है, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो मैं टैक्स पेड पे क्लिक करती हूँ। टैक्स पेड में आपके पास यहाँ पे 5 कैटेगरी है कि यदि आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ है आपकी सैलरी इनकम पे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिटेल देखनी है। यदि आपका टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो अदर देन सैलरी इनकम पे डिडक्ट हुआ है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल देखनी है। तो हमारे केस में सैलरी इनकम पे भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है और अदर देन सैलरी इनकम पे भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अमाउंट जो है वो ऑटो पॉपुलेट शो हो रहा है। और यहाँ पे यदि आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की डिटेल है आपकी तो आपको यहाँ पे डिटेल देखनी है अपनी। और यदि आपने कोई टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या आप एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं तो भी आपको यहाँ पे डिटेल शो करनी है। तो सबसे पहले हम जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सैलरी हेड था उसमें इनकम यही शो की थी और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हो रखा है वो ये अमाउंट शो हो रहा है। तो हम इसे AIS से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सैलरी हेड में ये इनकम शो हो रही है और ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट है। तो यदि मैं इस फिगर को देखूं तो ये दोनों को टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। तो इस तरह मतलब हमारा जो टैक्स डिपॉजिट की प्रीफिल डिटेल है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि मान लीजिए अभी आपने ये डिटेल चेक कर ली अपनी AIS 26AS से कि ये डेटा मेरा बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसको
बिना एडिट करे आगे फर्दर प्रोसीड कर देते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो जब आप अपनी रिटर्न को फाइनल सबमिट करेंगे तो वहाँ पे एरर शो होगी। तो हमेशा जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें, अपनी टैक्स पेड की डिटेल देखें तो उसे हमेशा एडिट करके एक बार अंदर पूरा डिटेल चेक कीजिए, क्योंकि उसमें और अदर डिटेल डालनी होती है। कि जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, एडिट के बटन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 की डिटेल है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पे कभी कभी जो एम्प्लॉयर की डिटेल है वो भी शो नहीं होती है। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि चेक नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको एरर शो होगी। और ये सैलरी की डिटेल पे TDS डिडक्ट हुआ था। यदि आपकी अदर देन सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो उस केस में भी आपको इसी तरह एडिट करके अपनी डिटेल को चेक करना है। तो यहाँ पे डिटेल फुलफिल है, तो मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। सेकंड है कि इनकम अदर देन सैलरी पे TDS डिडक्ट हुआ है, तो शो डिटेल पे मैं क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो TDS डिडक्ट हो रखा है वो 45,455 का हो रखा है। तो इसे भी हम AIS से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपका एक पॉइंट क्लियर कराऊंगी कि यहाँ पे मान लीजिए 4 डिटेल है, तो आपको चारों डिटेल पे जाके एडिट पे बटन पे क्लिक करके आपको चारों डिटेल को चेक करना है कि यहाँ पे सैलरी के अलावा जो आपकी अदर इनकम है उस पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है। तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपकी अदर सोर्सेज की इनकम पे TDS डिडक्ट हुआ है, या बिजनेस प्रोफेशन की डिटेल है, या आपकी और अदर हेड की इनकम पे आपका TDS डिडक्ट हुआ है। तो आपको वहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आती है डिटेल। तो पहले हम इसे AIS से चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सैलरी की डिटेल यहाँ पे डाल दी है, और इसके अलावा जो डिपॉजिट से इंटरेस्ट है उस पर 194A में TDS डिडक्ट हुआ है, ये भी 194A में है। ये TDS जो है 193 में डिडक्ट हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव जो सिक्योरिटीज़ हैं उन पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और यहाँ पे जो हमारी प्रोफेशनल की डिटेल थी 194J पे TDS डिडक्ट हुआ है। तो हम इंडिविजुअली इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो टिक है इस पर क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 46 डिटेल्स हैं। तो यदि हम इस TDS डिपॉजिट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वो सेम फिगर आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को 26AS से चेक करें। 26AS में लमसम अमाउंट शो होगा आपका, तो वहाँ पे आप इजीली इस जो टैक्स डिपॉजिट की डिटेल है उसे इजीली चेक कर पाएंगे। आप 26AS में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सैलरी अमाउंट है और इस पे इतना TDS डिडक्ट हुआ है, जो कि हमारा अमाउंट जो है वो मैच हो रहा है। इसके साथ साथ जो भी हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, या जो भी हमारी डिपॉजिट्स पे जो TDS डिडक्ट हुआ है, और ये जो हमारी बिजनेस की इनकम थी उस पर जो TDS डिडक्ट हुआ है, सभी अमाउंट यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस तरह आप 26AS से अपना ये अमाउंट चेक कर सकते हैं, और AIS से मैंने आपको चेक करके दिखा ही दिया। तो मैं यहाँ पे टिक करती हूँ और एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि ये 22,500 की डिटेल है, करंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है, और यहाँ पे 2,25,000 का अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से हेड की इनकम है। तो हम देखते हैं AIS में। तो AIS में आप देखिए कि यहाँ पे जो बिजनेस रिसिप्ट है 194J सेक्शन में 2,25,000 की, वो हमारे बिजनेस हेड की इनकम है। तो हम यहाँ पे हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। आपको इंडिविजुअली सभी में एडिट करना है। देन मैं सेकंड ऑप्शन को लेती हूँ। देन मैं एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये TDS डिडक्ट हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल 2021-22, जैसा कि हम असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ग्रॉस अमाउंट है 27,360। तो अब हम इसे AIS में देखते हैं। 193 में जो सिक्योरिटीज़ है उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वहाँ पे दिख रहा है 27,360 रुपये का। हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है। तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो इस तरह आप सभी जो यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ है सभी को ये आपको बताना होगा कि ये कौन से हेड की इनकम है। देखते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर 11,449 का यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे डिटेल शो हो रही है। तो हम AIS पे देखते हैं। AIS में देखें तो यहाँ पे व्हीकल परचेज किया गया है, मोटर व्हीकल। टिक मार्क पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड जो एट सोर्स है वो 11,449 का है। 26AS में आप देखिए टैक्स कलेक्टेड सोर्स की यहाँ पे डिटेल है। तो यहाँ पे कलेक्टर का 10 नंबर है, जो भी आपने अमाउंट पे किया है उसका अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, और जितना आपका टैक्स कलेक्टेड सोर्स है वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। देन एडिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलेक्टर है उसका नाम आ रहा है, कलेक्टर का टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर है।
यहाँ पे जितना अमाउंट आपने पे किया है उसकी डिटेल आ रही है, तो वो ही अमाउंट यहाँ पर है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है और कितना आप क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल अमाउंट क्लेम किया जा रहा है तो सेम अमाउंट लिखा है, तो मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो यदि आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो जो आपका चालान की डिटेल है, BSR कोड है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे आके डालनी है। मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर चालान की डिटेल्स जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रही है। और मान लीजिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो टैक्स लायबिलिटी को जब आप पे करेंगे चालान के थ्रू, तो टैक्स लायबिलिटी को पे करने के बाद चालान में जो भी डिटेल्स होगी, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, जो भी सीरियल नंबर होगा चालान का, उसे आप वापस आके आपको टैक्स पेड में जाके सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले सेक्शन में आपको अपने चालान की डिटेल डालनी होगी। तो आप अपनी जो एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल है, वो 26 AS से भी चेक कर सकते हैं और AIS से भी चेक कर सकते हैं। हमने TDS, TCS और एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सभी की डिटेल देख ली है। अब मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो अब हमारा लास्ट स्टेप पेंडिंग है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो मैं टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करती हूँ कि हमारा यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन बता रखा है। तो नेट हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। यहाँ पे टैक्स का कंप्यूटेशन यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पे सेस अमाउंट सब डिटेल होने के बाद लास्ट जो टैक्स बन रहा है वो 5,14,890 का बन रहा है। साथ यदि आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जैसे 234A का इंटरेस्ट है, जब आप अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तब आप पे 234A का इंटरेस्ट लगता है। तो अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है तो 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 234B का इंटरेस्ट तब लगता है जब आप एडवांस टैक्स को पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो जिस SSC का मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, उन्होंने जो एडवांस टैक्स है विथ इन ड्यू डेट डिपॉजिट करवाया है, तो उनका 234B में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है। और जो 234C है वो तब एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स। अब मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी शो हो जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा कि पे टैक्स लायबिलिटी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाके भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं या आप पोर्टल पे भी ई-पे टैक्स का ऑप्शन है, आप वहाँ जाके भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे टैक्स पेड जो है, जो TDS है, एडवांस टैक्स जो आप टैक्स पे कर चुके हैं वो अमाउंट ज़्यादा है टैक्स लायबिलिटी से, इसलिए यहाँ पे रिफ़ंड बन रहा है। देन मैं अब प्रोसीड के बटन पे क्लिक करती हूँ। प्रोसीड किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफ़ंड ऑफ 4490 और यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन फिर से शो हो रही है। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये जो डिटेल है ये ऑटो शो होगी। आपको बस यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगने से ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये प्रोसीड टू प्रीव्यू जो है इसका बटन एक्टिव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। आपके पास यहाँ पे एक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का प्रीव्यू शो हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जिसे आप चेक कर सकते हैं। जो जो डिटेल हमने यहाँ पे डाली है सभी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। तो आप इन सभी डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेक कीजिए फाइनल सबमिट करने से पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस आ रहा था वो हमारी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ हो गया है। यहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि यदि आपका रिफ़ंड बन रहा है तो क्या बैंक अकाउंट पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है कि नहीं, ये ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि टिक लगा होगा जब भी आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आएगा। अब मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर नहीं आई है। तो यहाँ पे एरर जो है वो जनरली वही आती है जब आप TDS की डिटेल को चेक करते हैं। TDS की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके आती है तो जो अदर देन सैलरी के अलावा जो भी TDS की डिटेल होती है उसमें हमें ये क्लैरिफाई करना होता है कि वो किस हेड की इनकम है। तो हम वो चेक करना भूल जाते हैं और फिर जब सबमिट करने के बाद में, वैलिडेट करने के बाद में वो एरर शो होती है। तो हमने वो डिटेल पहले ही वहाँ पर डाल दी है, इसलिए अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है। अब मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करती हूँ। अब हमें अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई थ्रू
ITR जो एक्नॉलेजमेंट है उसके थ्रू। ई वेरीफाई नाउ का मतलब है कि आप अभी इसी टाइम पे जब अपनी रिटर्न फाइल कर उसी समय आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये ई वेरिफिकेशन जो है आधार OTP के थ्रू हो सकता है, आपका प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट के थ्रू हो सकता है, या आपका जो डीमैट अकाउंट है उसके थ्रू आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप ई वेरीफाई लेटर के ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आप जब से आपने अपनी रिटर्न को सबमिट किया है उससे 120 डेज़ के विथिन आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। फाइल लेटर भी निकालना चाहते हैं आप फिजिकली जो है वो जो हमारा CPC बेंगलोर है वहाँ पर अपने एक्नॉलेजमेंट को भेजना चाहते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो जब से आपने सबमिट किया है तब से 120 दिन के भीतर आप इस एक्नॉलेजमेंट को सेंड भी कर सकते हैं। तो मैं अभी ई वेरीफाई लेटर कर रही हूँ। आपको ई वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक हमने जितनी भी प्रोसेस की है, यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे पूछ सकते हैं और आप चाहें तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी वेबसाइट आपका अपना CA.in, आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए, हमसे कनेक्ट रहिए। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपने जितनी भी डिटेल डाली उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, फिर आपको ये रिटर्न जो है वो रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विदिन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जब तक आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो रिकमेंडेड ये है कि आप ई वेरीफाई नाउ को ही सेलेक्ट करें, लेकिन मान लीजिए आप OTP अवेलेबल नहीं है आपको उस टाइम पे, तो आप ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब ई वेरीफाई करना कैसे है, तो इसके 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप विदाउट लॉगिन भी कर सकते हैं, विथ लॉगिन भी कर सकते हैं। यदि आप विदाउट लॉगिन करना चाहते हैं कि आप पोर्टल पे लॉगिन नहीं करना चाहते, तो आप जब होम पेज पे आएंगे तो वहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन होता है। वहाँ पे ई वेरीफाई करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर की ज़रूरत होती है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यदि आपके पास है तो फिर आप विदाउट लॉगिन भी अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि विथ लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं आपको पहले भी बताया था जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी, उस समय ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके जो 3rd ऑप्शन आ रहा है ई वेरीफाई रिटर्न, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक किया, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ITR 4 की रिटर्न फाइल हो चुकी है। यहाँ पे पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपने किस स्टेट पे फाइल किया वो डेट यहाँ शो हो रही है, और यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन है। तो मैं जैसे ही ई वेरीफाई पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप आधार OTP के थ्रू अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं, या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू भी अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके भी आप कर सकते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी। जैसे ही आप यहाँ पे कोई जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो करके जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके यदि आप आधार OTP के थ्रू करते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उस पर OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही आप वहाँ पे डालेंगे तो आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरह आपको अपनी रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई करनी है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स की ITR 4 जो है उसे फाइल कर पाएंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट रहिए और व्हाट्सएप पे जो भी क्वेरी है वो पूछिए। और यदि आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, आपका अपना CA.in लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ ITR 1 और ITR 2 की जो वीडियो है और 26 AS कैसे डाउनलोड करना है, आपको AIS कैसे अपडेट करना है, फीडबैक कैसे देना है, AIS को कहाँ से देखते हैं, और भी बैंक अकाउंट को कैसे वैलिडेट करना है, सभी की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उन वीडियोस को देख के आप अपना हर जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेगी, इसी तरह की लाइव फाइलिंग की वीडियोस। और इसके साथ हमने GSTR 3B, GSTR 1 सभी की वीडियोस की लाइव फाइलिंग हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए।